गुड मॉर्निंग गाइस, सभी के लिए वेलकम टू एनडीएस अन्नू एकेडमी। बायो में आपका स्वागत है। और कैसे हो सभी लोग? आशा करते हैं सभी बहुत ही अच्छे कुशल मंगल होंगे और अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। तो चलो सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे थर्मो रेगुलेशन पे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारी बॉडी के लिए भी। जैसे आपको ये भाई साहब दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, डिफरेंट टाइप के टेम्परेचर में घूम रहा है और बॉडी को मेंटेन कर रहा है। थर्मो रेगुलेशन को आप केवल इतनी मोटी सी भाषा में समझ लीजिए, बॉडी को मेंटेन करना। थर्मो रेगुलेशन होता क्या है, हम इसकी डेफिनेशन पे बात करेंगे और एक एक करके हम इस पे भी बात करेंगे कि ये डिफरेंट टाइप के एनिमल कैसे अपना जीवन सर्वाइव करते हैं। क्योंकि सभी को टेम्परेचर क्या है, एक नॉर्मल कंडीशन होती है और डिफरेंट टाइप के टेम्परेचर मिलते हैं और इन डिफरेंट टाइप के एनवायरनमेंट में कैसे अपनी लाइफ को सर्वाइव करते हैं। अगर हम थर्मो रेगुलेशन डेफिनेशन की बात करें तो ये क्या होता है, किसी भी एनिमल के चारों ओर के टेम्परेचर के निरपेक्ष अपने बॉडी के टेम्परेचर को एक निश्चित सीमा में बनाए रखना ही क्या कहलाता है, थर्मो रेगुलेशन। ध्यान रखें, किसी भी एनिमल के द्वारा अपने चारों ओर के टेम्परेचर, जो उसका इन्वायरमेंट है, वातावरण है, उसके चारों ओर के टेम्परेचर को निरपेक्ष अपने बॉडी के टेम्परेचर में को एक निश्चित सीमा में बनाए रखने की क्षमता क्या कहलाती है, थर्मो रेगुलेशन। ठीक, जैसे कोई एनिमल है, आप इसे ऐसे समझिएगा, कोई एनिमल ले लीजिए, मेरी राइट ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, इस तरीके से ये एनिमल है। अब इसके जो चारों ओर का टेम्परेचर है, कहाँ का, इन्वायरमेंट, इसके चारों ओर का टेम्परेचर क्या है, अलग होगा। इसकी बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, एक अलग होगा। तो इस टेम्परेचर को, भारी टेम्परेचर, ये क्या है इसका इंटरनल टेम्परेचर, और ये क्या है इसका एक्सटर्नल टेम्परेचर। तो दोनों टेम्परेचर में बॉडी को मेंटेन कैसे करता है, तो उसी पे हम बात कर लेते हैं। जो इसका टेम्परेचर होता है, इंटरनल टेम्परेचर और जो एक्सटर्नल टेम्परेचर को मेंटेन करना ही क्या कहलाता है, मेंटेन, संतुलित, बैलेंस बनाना ही क्या कहलाता है, थर्मो रेगुलेशन। अगर हम थर्मो रेगुलेशन की बेसिक टर्म पे बात करें तो इसमें क्या होता है, वास्तव में ये टेम्परेचर क्या है, बहुत ही रेगुलेशन की प्रोसेस में काम करता है। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं होम्योस्टेसिस। ये होम्योस्टेसिस क्या होती है, का ही एक पहलू होता है। इसमें क्या है, जिसका तात्पर्य होता है किसी भी एनिमल के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के मध्य स्थापित करना। एक्टिविटी स्टेज को अगर देखा जाए इसकी को, तो एनिमल की जो साइंस है, एनिमल साइंस है, उसमें क्या है, इस प्रोसेस को स्टडी कहाँ किस में किया जाता है, एनिमल साइंस में इसकी स्टडी की जाती है एक ब्रांच होती है जिसका नाम है पिको। एक मिनट, मैं इसे क्लोज करके आगे नोट कर दे रहा हूँ। तो इसकी जो स्टडी की जाती है वो किसके अंतर्गत की जाती है, वो की जाती है इको फिजियोलॉजी। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, इसका अध्ययन किया जाता है। ये बॉडी की जो प्रोसेस है, ये नॉर्मल संचार है बॉडी का, उसके ताप को स्थिर बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। इसी के लिए क्या कहते हैं, थर्मो रेगुलेशन। आगे हम बात करते हैं, जैसे ये महाशय हैं, इनको अगर देखा जाए, इसमें दो टर्म होती हैं, हाइपरथेमिया और हाइपोथेमिया। हाइपरथेमिया और हाइपोथेमिया को हम इस तरीके से समझ सकते हैं, अगर इसे एक शब्द में मैं खत्म करूं
तो इसका मतलब होता है हाइपर। हाइपर मतलब हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। और इसका क्या मतलब है? लो टेम्परेचर। इसका लो टेम्परेचर, इसका क्या है? हाई टेम्परेचर। बस इतनी सी बात है, इसी को हम बात करते हैं और आगे डिटेल में। जो इसका जो जब शरीर का सामान्य ताप, जो हमारे शरीर का क्या है नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर इससे कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो उसी पे हम बात करते हैं। जब हमारे शरीर का सामान्य ताप को बनाए रखने में जब शरीर असमर्थ होता है और इस टेम्परेचर में जो सार्थक ग्रोथ हो जाती है तब इसकी जो दशा होती है उसे क्या बोलते हैं? हाइपरथेमिया। हमारा जो बॉडी है वो नॉर्मल टेम्परेचर क्या है? नहीं बना पाता है। पुनः इसे समझिएगा, जब हमारे शरीर का सामान्य ताप को बनाए रखने में असमर्थ होता है तब इस टेम्परेचर को सार्थक ग्रोथ हो जाती है, तब इस दशा को क्या बोलते हैं? हाइपरथेमिया। नॉर्मली अगर ह्यूमन में देखें ओवरऑली तो कितना टेम्परेचर होता है मनुष्य का? तो क्या होता है इसका? 37 डिग्री सेल्सियस। और अगर हम इसे फ़ारेनहाइट में चेकआउट करें, किसमें? फ़ारेनहाइट में, तो ये निकल के आता है 98.6। ये फ़ारेनहाइट निकल के आता है। कुछ महाशय डॉक्टर ऐसे मिल जाएंगे, बस वो इंजेक्शन घुसेड़ना क्या सीख गए। उनसे एक दो लोगों से पूछा है ना मैंने, वो टेम्परेचर बुखार चेक कर रहे हैं, बुखार आया 101। अब उनसे पूछो किस में निकला? 101 डिग्री सेल्सियस है। क्या यार, डॉक्टर हो क्या कुछ भी? तो ऐसे भी लोग हैं। तो हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो क्या होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर फ़ारेनहाइट में इसे चेक करेंगे तो ये कितना हो जाता है? 98.6 हो जाता है। तो इसी को अगर हम देखें पूरे दिन में जो टेम्परेचर होता है 0 पॉइंट कितना, 0.5 से 0.7, पूरे दिन में क्या है? उतार चढ़ाव होते रहते हैं दिन भर में, अप डाउन होता रहता है। कभी प्लस हो रहा है, कभी माइनस। ऐसा तो है नहीं आप एक ही टेम्परेचर में रह रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, बाहर जाएंगे अंदर आएंगे, तो ऐसे होता रहता है। तो इसको कार्डिक फ्रैक्शंस के लिए देखा जाए तो इसकी जो मुख्य रेक्टल्स टेम्परेचर होता है जो नॉर्मली वो क्या है? 0.52 डिग्री क्या है? कम होता है। कभी एक चीज आपने देखी होगी जो मैंने एंडोक्रियोलॉजी में पढ़ाया था, जो स्क्रोटम होता है मैमल्स का। किसका? मैमल्स का। तो वो बाहर क्यों होते हैं? वो इसलिए होते हैं क्योंकि 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बॉडी का क्या चाहिए उसे? लो चाहिए। किसकी? जो नॉर्मल बॉडी है, इस बॉडी से क्या चाहिए उसे? लो चाहिए। इस बॉडी का टेम्परेचर कितना था? 37 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन उसे कितना चाहिए? 35 डिग्री सेल्सियस चाहिए। इसलिए स्क्रोटम सिक होता है, वो बॉडी से बाहर लटका हुआ होता है क्योंकि उसका टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस क्या है? कम होता है। तो ये बात किसकी हो गई? हाइपोथेमिया की। यदि ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 55 डिग्री सेल्सियस तक, समझ पा रहे हो कितना? 55 डिग्री सेल्सियस कुछ टाइम तक बना रहे तब क्या होगा? तो इसका मतलब फ़ारेनहाइट में कितना हो गया? 13 फ़ारेनहाइट। अगर इतना टेम्परेचर बॉडी का बना रहता है तब क्या होगा? लगातार कुछ घंटों तक बना रहे तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ये एक्सपायर कर जाएगा। क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा। तो क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर इतना था और ये इतने टाइम तक बढ़ा। कभी देखा होगा कि लंबे समय तक बहुत ही हाई टेम्परेचर पे फीवर रहे तो व्यक्ति क्या हो जाता है? एक्सपायर हो जाता है। और इसी तरीके से इसी कंडीशन को देखते हुए अगर हम हाइपोथेमिया को देखें तो हाइपोथेमिया में क्या हो रहा था? इसके बिल्कुल विपरीत हो रहा था। इसमें क्या टेम्परेचर बढ़ रहा था, इसमें क्या हुआ? डाउन होगा। डाउन कैसे होगा उस पर हम बात कर लेते हैं। इसके विपरीत जब बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से कम तब हो जाता है, इस स्टेज में क्या होता है? हाइपोथेमिया कहलाता है। इसमें क्या है? जब टेम्परेचर गिरेगा तो बॉडी में बहुत सारी चीजें होंगी। जैसे हम इसे इस तरीके से समझिए,
जैसे ये झूला देखा है आपने, ठीक। एक यहाँ पे क्या है, कुछ इस तरीके की एंगल लगी हुई है, झूले हो आप लोग इस झूले पे। तो इसमें क्या होगा, अगर मान लो इसका टेम्परेचर कितना है, इससे बोल दिया हाइपोथैलेमस को इतना टेम्परेचर रहना चाहिए। अगर ये क्या है, अप हो जाए या फिर ये डाउन हो जाए, तब क्या होगा। अप का मतलब ये 38 हो जाए डिग्री सेल्सियस, डाउन मतलब 36 हो जाए डिग्री सेल्सियस। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अगर ये अप हो रहा है तो क्या होगा, बीपी हाई होगा, और डाउन हो जाए तो बीपी लो होगा। और ये लो होगा तो क्या होगा, मसल्स मांसपेशियां हैवी होंगी, और यहाँ क्या होंगी, मसल्स पेशियां डाउन होंगी या फिर थोड़ी कम स्लो हो जाएंगी। इसमें क्या है, चिड़चिड़ाहट होगी, इसमें क्या है, सुस्त अवस्था है। तो ये बहुत सारी कंडीशन है अप और डाउन में। तो इन सारी चीजों को मेंटेन करने के लिए शरीर बनाया, जो शरीर में जो टेम्परेचर है बने रहने के लिए, इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, थर्मो रेगुलेशन। तो जो फीवर है, फीवर क्या होता है, अगर फीवर की बात की जाए, फीवर कोई डिसीज नहीं है मेरा मानना है। क्यों, क्योंकि फीवर एक प्रोसेस है। फीवर क्या है, एक प्रक्रिया है, सेल के अंदर क्या हो रही है, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन हो रही है। उसमें क्या है, टेम्परेचर क्या है, थोड़ा सा अप हुआ, उसे फीवर बोल दिया। कहने का मतलब इसे ऐसे समझिएगा, फीवर क्या है, जो बॉडी का टेम्परेचर कितना था, आपकी बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस था, थोड़ा सा प्लस हो गया, कितना हो गया, 38 हो गया, तो उसे क्या बोल दिया, फीवर बोल दिया। उसी को तो फीवर बोला जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन जब बॉडी में बहुत सारी मेटाबॉलिज्म रिएक्शन हो रही होती हैं, तो वो क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर अप डाउन होता रहता है। तो ये चीज होती है इसमें, ठीक। अब हम इसमें आगे और बात कर लेते हैं। जैसे इसमें वेरिएशन इन मेटाबॉलिज्म रेट की देखी जाए विद टेम्परेचर में, तो इसमें क्या होता है, जो एनिमल है, एनिमल की कैलोरीमीटर की दृष्टि से देखेंगे हम, तो इसमें क्या होता है, नॉर्मली नेचुरल टेम्परेचर पर बात करें तो एनिमल के 24 घंटे में उत्पन्न की गई ऊष्मा के द्वारा किया जाता है। किसमें, 24 घंटे में उसने क्या ऊष्मा उत्पन्न की है। एनवायरमेंटल टेम्परेचर की चेंज होने के कारण क्या है, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन। ये वही मेटाबॉलिज्म है जो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म मिलकर बना रही है बॉडी में। रिएक्शन के इफेक्ट रेट के परिवर्तन से होता है। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था, वेंटॉफ। वेंटॉफ के अनुसार 10 डिग्री टेम्परेचर की ग्रोथ पर बायोकेमिकल रिएक्शन क्या रेट क्या है, दोगुनी हो जाती हैं 10 डिग्री बढ़ने पे। वन टॉप रूल्स कहलाते हैं इसे, जिसमें क्या था, Q10 बराबर K2 अपॉन K1 मल्टीप्लाई 10 अपॉन T1 माइनस T2। जहाँ पे क्या है, K1 T1 क्या है, डिग्री सेल्सियस पर क्रिया की दर है, और K2 क्या है, K2 बराबर T2 ये सेल्सियस है। T1 क्या है, प्रारंभिक ताप है, और T2 क्या है, अंतिम। तो ये इस तरीके से हम इसका रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखो सोचने वाली बात ये है, यहाँ पे जो मनुष्य है कितने डिग्री टेम्परेचर पे नहीं रह पा रहा, 55 डिग्री। थोड़ा मैं बता दूं आपको रेफरेंस के लिए, देखो बड़ी काल्पनिक चीजें हैं, आपको सोचना बैठ के। 55 डिग्री तक अगर वो थोड़े टाइम तक रहता है तो वो क्या कर जाएगा, एक्सपायर कर जाएगा, डेथ हो जाएगा। और जब पृथ्वी का टेम्परेचर कितना था, 50,000 डिग्री, लगभग कितना था,
50,000 डिग्री सेल्सियस होगा तब क्या हालत होगी, तब कोई मनुष्य रह सकता है क्या? और अगर रह सकता है तो वो कैसे रहा होगा, कौन सा मनुष्य रहा होगा? तो ये बड़ी काल्पनिक चीजें, इसे नहीं मान पाएंगे हम। तो ऐसी चीजें मत लाइएगा कि हाँ कोई आया और सृष्टि का निर्माण कर दिया। अरे यार कैसे कर देगा, पहले टेम्परेचर तो कम हो जाए, और कर दिया तो आज के 100 डिग्री टेम्परेचर पे क्यों नहीं मनुष्य रह पाता है? तो ये चीजें हो जाती हैं। हम बात करते हैं अगला, इफेक्ट ऑफ हाई टेम्परेचर की बात करें हम, तो उसमें क्या होता है, जो विभिन्न प्रकार के एनिमल के द्वारा क्या है, हाई टेम्परेचर के प्रति पाई जाने वाली सहनशीलता की बात करें तो विभिन्न प्रकार की अधिकांश एनिमल्स में क्या है, जैसे रेप्टाइल्स, बर्ड्स जो पक्षी होते हैं, उनमें क्या है 44 डिग्री टेम्परेचर पे क्या है वो तक जीवित रह सकते हैं, इससे अधिक नहीं। इससे अधिक तापमान घातक होता है, रह लेते हैं लेकिन उसके लिए काफी नुकसानदायक होता है। स्टार्टिंग टेम्परेचर ग्रोथ में क्या है, एंजाइम प्रोसेस की रेट क्या है, ग्रोथ करती है, परंतु एक निश्चित सीमा के पश्चात एंजाइम क्या है, इनएक्टिव हो जाते हैं। एंड प्रोटीन क्या है, स्कंदित हो जाती है। एंड सेल्स फैट में हाई टेम्परेचर्स के इफेक्टिव से क्या होता है, ये सेल परस्पर ग्रोथ हो जाती हैं और प्रोटोप्लाज्म विस्कोसिटी बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाता है, प्रोटोप्लाज्म विस्कोसिटी बढ़ जाती है। सभी चेंजेस के कारण एनिमल का क्या होता है, डेथ हो जाती है। अगर ऐसा है जब टेम्परेचर लंबे समय तक बना रहता है तो ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा है, व्यक्ति एक्सपायर कर रहा है। कब तक झेले वो टेम्परेचर को, और ऐसी कंडीशन में वो क्या कर पा रहा है, बॉडी को ही एक्सपायर कर रहा है। तो ऐसे एनिमल क्या होते हैं, टाइम से पहले ही निकल लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ लो टेम्परेचर। ज्यादा टेम्परेचर भी नुकसानदायक है और कम टेम्परेचर भी। अब थोड़े कम टेम्परेचर की बात कर लेते हैं, उसमें क्या क्या इफेक्ट होता है। जैसे उसमें क्या होता है, सामान्य से कम टेम्परेचर होने पर क्या है, बॉडी में मेटाबॉलिज्म रिएक्शन क्या होती है कि रेट क्या है, कम होने लगती है। एंड एनिमल्स क्या है, सुस्त हो जाता है। मैंने अभी आपको बताया था, उसमें सुस्त हो जाता है, उसमें क्या है, लेथरिक हो जाता है। टेम्परेचर अत्यधिक कम हो जाने पर क्या है, साइटोप्लाज्म ठंडा पड़ जाता है। साइटोप्लाज्म समझ रहे हो, जो सेल थी, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस था उसके जो ऊपर ओवरऑल क्या पाया जा रहा था, साइटोप्लाज्म पाया जाता। उस साइटोप्लाज्म का क्या है, गाढ़ा या ठंडा हो जाता है, जिसमें क्या है, सेल कंट्रैक्शंस बढ़ जाती है। आप साइटोप्लाज्म नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, ये ऐसा था, ये सेल थी, इसमें क्या था, ये न्यूक्लियस था, और इसके पास क्या पाया जा रहा था, इसी को क्या बोल रहे थे, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, यही था साइटोप्लाज्म, और ये क्या था, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये क्या होता है, लो टेम्परेचर होने पे टेम्परेचर क्या हो रहा है, लो, तो ऐसी कंडीशन में क्या है, ये गाढ़ा हो जाता है। क्या हो रहा है, ठंडा होने की वजह से गाढ़ा हो जाता है, और उसमें क्या है, सेल्फ कंट्रैक्शन बढ़ जाता है। इसमें विभिन्न एनिमल्स हेतु क्या है, प्राणघातक होता है ये। ताप दो बातों पर निर्भर करता है, लो टेम्परेचर पर एनिमल के अनावृत रहने की अवधि, पहले एनिमल किस टेम्परेचर पर रह रहा था, यह भी डिपेंड करता है कि पहले तुम कौन से टेम्परेचर पर रह रहे थे। एग्जाम्पल देखें हम तो 24 से 26 डिग्री सेल्सियस, लगभग 75 से 79 फ़ारेनहाइट, एंड इससे कम तापमान मनुष्य के लिए भी घातक होता है। आपने देखा होगा जब 0 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, अभी सर्दी गई है, 0 डिग्री में आप कितने एक्टिव होते हो वो आपको पता होगी। तो ये प्राणघातक होते हैं टेम्परेचर। अब बात करते हैं थर्मोरेगुलेटरी मैकेनिज्म पे, तो इसमें क्या होता है, जो विभिन्न असमतापी या समतापी एनिमल्स के बॉडी में अडेप्टेशंस, देखो ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अडेप्टेशन। किसी दिन इस पे एक वीडियो अलग से बनाऊंगा और मैं बताऊंगा अडेप्टेशन क्या होता है। अडेप्टेशन टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए अनेक प्रकार की प्रोसेस एवं अनुकूलताएं पाई जाती हैं। इसमें कुछ मेन फॉलोइंग है। अडेप्टेशन समझ रहे हो, कोई भी चीज जहां पे डाल दी और वो वहीं पे क्या है, वहीं ढल जाए,
इस प्रक्रिया को उसी में चेंज हो जाए या उसी में परिवर्तित हो जाए, उसे क्या कहते हैं? अडेप्टेशंस या अनुकूलन हो जाना, समाहित हो जाना। तो हम एक एक करके इस पे बात कर लेते हैं। जैसे थर्मल माइग्रेशन, माइग्रेशन का मतलब होता है प्रवसन, ये वर्ड दोबारा आ गया। इसमें क्या है? अत्यधिक ठंड एवं गर्मी से बचने के लिए एनिमल थर्मल माइग्रेशन, तापी प्रवसन कर जाता है। माइग्रेशन का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। जैसे अगर आप कहीं खड़े हो, सूर्य निकल आए और आपको क्या है? गर्मी लग रही है, तो आप क्या करेंगे? एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाएंगे। लेकिन जो पक्षी होते हैं, जो एनिमल होते हैं, टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा, राजस्थान है या फिर कोई डिफरेंट टाइप के ऐसा एनवायरमेंट है जहां वो उस टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, तो ऐसे टाइम पे क्या करते हैं? वो चले जाते हैं। कभी आपको पक्षी दिखाई देंगे डिफरेंट टाइप के, जो आपने कभी देखे ही नहीं होंगे, तो वो पक्षी क्या कर जाते हैं? माइग्रेट कर जाते हैं। ये भी विदेशों की यात्रा करते हैं। जैसे ये एनिमल क्या कर रहे हैं? ये माइग्रेट कर रहे हैं, जा रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहे हैं। तो इस तरीके से ये किसकी वजह से? टेम्परेचर की वजह से माइग्रेट कर जाते हैं। कुछ एनिमल क्या करते हैं? बिलकारी एनिमल्स अत्यधिक गर्मी एवं सर्दी से बचने के लिए मिट्टी के अंदर गहराई में चले जाते हैं। वो क्या है? पोल्स बनाते हैं, बहुत लंबा चौड़ा, इस तरीके से घुमा घुमा के, और ऐसे करके उन्होंने पोल बना ली और यहाँ पे आके वो बैठ गए, टेंशन फ्री, सुस्त अवस्था में चले जाते हैं। और ऐसे टाइम पे वो नहीं खाते पीते, कुछ भी नहीं करते। दूसरा, तीसरी कंडीशन देखें, ये सब माइग्रेशन की कंडीशन है, किससे बचने के लिए? थर्मल से टेम्परेचर से बचने के लिए ऐसा कर रहे हैं वो। जो आप समाधि वगैरह वाला सीन है, ज्यादातर चीजें हमने एनिमलों से ही सीखी हैं। जैसे हनी बी की बात करें, हनी बी में क्या, एक रानी होती है, एक राजा होता है, और सब वर्कर होते हैं, रानी की केयर करते हैं। तो बहुत सारी चीजें हमने, सामाजिक चीजें उनसे, एनिमलों से सीख सीख के आए। जैसे मेढक, मेढक का जो टेडपोल लार्वा है वो एम्फीबिया, ये क्या है? क्लास है एम्फीबिया। उसमें क्या है? गर्मी एवं सर्दी से बचने के लिए क्या है? वो के लिए थोड़े थोड़े समय के लिए जल में चले जाते हैं, फिर बाहर निकल आते हैं। तो दोपहर के समय राजस्थान के जो एनिमल होते हैं, जो काफी टेम्परेचर होता है वहां पे, तो वो क्या है? छायादार स्थानों पर चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें टेम्परेचर से बचना है, मरना थोड़ा ही है किसी को धूप में। नेक्स्ट, इसी तरीके से हिबरनेशन की बात करें हम, इसमें क्या होता है? अनेक जो एनिमल्स होते हैं अत्यधिक ठंड से बचने के लिए भूमिगत हो जाते हैं। इससे क्या होता है? भूमिगत हो जाते हैं। आरक्षित भोजन पर जीवित रहते हैं। आरक्षित मतलब पहले से अपना स्टोर करके रख लेते हैं। इस दशा में सुस्त अवस्था भी कहते हैं इसे, डोरमेंसी। कोई टेंशन नहीं, बस जाके आराम से सोना है बहुत लंबे समय तक। असमतापी एनिमल्स क्या है? जैसे फ्रॉक, टेडपोल, रेप्टाइल्स, सांप वगैरह आते हैं इसमें। रेड, चूहा, बीट्स, हिमिंग, हिब्रेनेशंस, ये सब क्या है? हिब्रेनेशन में आते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख कर, हिब्रेनेशन में जाने के पश्चात एनिमल ना तो भोजन करते हैं और ना ही वो गमन करते हैं। ना तो वो मूवमेंट करेंगे, बॉडी को इधर उधर हिलाएंगे, और नहीं वो क्या कर रहे होते हैं, नहीं वो कोई भी एक्टिविटी कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हो, ये सांप बिल्कुल टेंशन फ्री सो रहा है, कोई टेंशन नहीं होने। ये देखिए खरगोश, ये सब क्या है? बिल्कुल शांत वातावरण, ये अंदर जा रहा है। तो इस तरीके से ये एनिमल एंट्री कर जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट बात करें हम, वास्किंग, जो धूप होती है उसे सेंकना। अनेक असमतापी एनिमल्स क्या होते हैं? जो कॉल ब्लीडर होते हैं। कूल ब्लीडर एनिमल्स क्या करते हैं? जैसे स्नेक, सांप, छपकली, मगरमच्छ, धूप सेक कर क्या है? बॉडी का टेम्परेचर में वृद्धि करते हैं। जैसे ये क्या है? कछुआ, ये आपको सांप दिखाई दे रहे हैं, क्रोकोडाइल सांप है, ये इस तरीके से पड़े हैं टेंशन फ्री। तो ये क्या कर रहे हैं? धूप ले रहे हैं, और इससे क्या है? अपने टेम्परेचर में ग्रो कर रहे हैं, कुछ कुछ समय के लिए चले जाते हैं। एक चीज और, एक बच्चे ने पूछा था, जो जैसे पानी में रहने वाले एनिमल हैं उनमें जो आरबीसी होती है उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है या नहीं पाया जाता है? तो जितने भी कूल ब्लीडर होते हैं
उनमें क्या है, आरबीसी न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होगा, बताइए। मनुष्य में क्या है, एब्सेंट होता है, और इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अब आता है ब्लिटरिंग ऑफ विंग्स, पंखों का फड़फड़ाना। इससे क्या होता है, जो एनिमल होता है बहुत ही, अब ऐसा नहीं है तुम्हारे पास फैसिलिटी है, वो भी अपने स्पेशल टाइप की फैसिलिटी पाई जाती है उसके पास। जैसे वो क्या कर रहा है, पंखों को फड़फड़ा के भी टेम्परेचर में ग्रोथ कर लेते हैं। जैसे अनेक इंसेक्ट के जो विंग होते हैं, पंख होते हैं, उसकी तीव्रता से क्या करते हैं, वो फ्लिटरिंग या उड़ान भरते हैं, जिससे मसल्स का ताप में क्या हो जाती है, वृद्धि, एवं ठंडे मौसम में सेल्फ को उड़ान भरने के लिए एक्टिव कर लेते हैं। कभी देखे होंगे आपको कहीं किसी तार वगैरह पे पक्षी इस तरीके से फड़फड़ाते हुए, ऐसे करके पंखों को इधर उधर हिलाते हैं वो, जिससे क्या है, उनकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। पंखों को फड़फड़ाकर ये क्या है, अपनी बॉडी के टेम्परेचर में 10 से 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा लेते हैं, और फिर फ्लाइंग करने लगते हैं, उड़ने लगते हैं। जैसे हनी बी अपने छत्ते पर जल डालकर पंखों को तीव्रता से फड़फड़ाकर जल से वाष्प करके कॉलोनी को ठंडा कर लेती है। जैसे ये हनी बी दिख रहे हैं, यहाँ से क्या है, वाटर लेके आ रही है, और यहाँ पे क्या है, पानी की बूंद डाल के पंखों से इतनी तेज फड़फड़ाती है, जिससे क्या है, इसके पानी के जो कण होते हैं वो पूरी इस पे कॉलोनी होती है उस पे बिखर जाते हैं, और कॉलोनी क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। इस तरीके से भी वो क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को मेंटेन कर पा रहे हैं एनिमल। ये क्या है, इंसेक्ट। स्वेटिंग, ये तो आपको सभी ने देखा होगा, ये क्या होती है। मैमल्स की स्किन में पाई जाने वाली स्वीट ग्लैंड, हमारी बॉडी के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कितने होते हैं, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन दो ही होते हैं। एक क्या होता है, किडनी, और दूसरी स्वीट ग्लैंड। होता तो लंग्स भी हैं, लिवर भी होते हैं, लेकिन ये मुख्य होते हैं। कमेंट सेक्शन में बताइए अभी किसकी स्वीट ग्लैंड काम कर रही है। बहुत कम लोगों की करती है, ज्यादातर लोग रजाई में पड़े रहते हैं। तो स्वेट ग्लैंड की सरफेस पर क्या होता है, स्वेट सिक्रेशन होता है, पसीने का निकलना निकालती हैं, जिसमें क्या है, वाष्पन से बॉडी के टेम्परेचर में कम हो जाता है। वास्तव में स्वेट बॉडी से ऊष्मा का अवशोषण करता है, और ये 1 लीटर वाष्पन से बॉडी के समथिंग 525 कैलोरी एनर्जी को क्या करती है, लेस करती है। जैसे आपको ये बहन जी दिखाई दे रही हैं, और ये देखिए भाई साहब पसीने में तर हैं, क्या कर रहे हैं, ये स्वेट ग्लैंड के द्वारा स्वेटिंग कर रहे हैं। पेंटिंग, हाँपना, इसमें क्या होता है, कुछ एनिमल्स, किसी एनिमल स्पेशल डॉग, ये क्या है, टंग, जीभ, मुख के श्वसन मार्ग के द्वारा भी क्या कर लेते हैं, पता है, ऐसे ये फैशन में थोड़ा ही निकालता है। जैसे ये कैट है, डॉग, सुअर भी इस तरीके से हाँपता है। तो कोई फैशन में कर रहा है कि किसी को दुआ दे रहे हैं, वो कुछ नहीं है, केवल अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए करते हैं। मुख के श्वसन में क्या है, मार्ग में जल का वाष्पन होता है। ऐसे समय इन श्वसन रेट में काफी ग्रोथ हो जाती है। कैट, पिग, डॉग में स्वेट ग्लैंड केवल थुतुन जो होता है उसका फूड पेडेस तक ही सीमित होती है। तो इस तरीके से आपकी ये क्लास क्लोज हुई। तो कैसा लगा आप लोगों को क्लास, कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब तो कर ही लिया कर, और अपना ओपिनियन अवश्य बताएं, ठीक। तो जुड़े रहें। इस तरीके से थर्मो रेगुलेशन आपका कंप्लीट हुआ ये क्लास, और ये नीट में आने वाला, सिलेबस में आने वाला टॉपिक है। बीएससी में भी आता है, और जो नेट होता है, नेट में भी ये आता है। तो डिफरेंट टाइप के बायोलॉजिकल जितने भी एग्जाम है जहाँ पर भी बायोलॉजी यूज होती है, उन सभी में यूज होने वाला टॉपिक है। तो पुनः अपने मित्रों तक अवश्य भेजें इस वीडियो को, और कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं, और जुड़े रहें चैनल से, सब्सक्राइब कर लें।
लाइक शेयर कमेंट भी कर दिया करो। थैंक यू।